तो एक तो हमने आपने ईडी के बारे में बहुत अच्छा बताया कि ये प्रॉब्लम्स है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो कॉमन हम लोग भी देखते हैं, कई रिसर्च आती हैं, स्टडीज आती हैं कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। करेक्ट। तो आप कृपया ये बताएं कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस होता क्या है और ये क्यों होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एवरेज इंडियन मेल में इजैकुलेटरी टाइम है 1 to 3 मिनट, ठीक है। बहुत बार पेशेंट ऐसे होते हैं कि जैसे पेनिट्रेट करते हैं वैसे ही इजैकुलेट हो जाता है। बहुत बार तो विदाउट पेनिट्रेशन ही इजैकुलेट हो जाता है। फोर प्ले के टाइम पे बहुत बार तो फोर प्ले के टाइम पे इजैकुलेट हो जाता है। तो these patients are labeled as having premature ejaculation। अब उसमें भी बहुत सारे कारण हैं। उसमें लाइफस्टाइल है जो उसको अफेक्ट करता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे हो, आपका डाइट ऑप्टिमाइज नहीं है, प्रोटीन कम है आपके डाइट में, साइकोलॉजिकल चीजें हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये सारी चीजें, वीकनिंग ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल आपका काफी ज्यादा वीक है, तो भी आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत बार तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पेनिस के हाइपर सेंसिटिविटी के कारण भी होता है। यानी ग्लांस पेनिस जो होता है, यानी पेनिस का सबसे आखिरी वाला हिस्सा, वो हिस्से में भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं, हाइपर सेंसिटिव रहता है, जिसके वजह से भी पेशेंट को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। फिर वो पेशेंट ने चाहे दुनिया की कितनी भी दवाई खा ली, चाहे वो पीडीएफए इनहिबिटर खाए, चाहे वो डैफोग्लिटिन खाए, चाहे वो एसएसआरआईएस खाए, चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल खाए, चाहे वो कितनी एक्सरसाइज भी करे, वो पेशेंट को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से ठीक नहीं करा सकता। तो उसके लिए लाइन ऑफ मैनेजमेंट अलग होता है। तो जैसे भी आमतौर पे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये लोग मास्टरबेट करते हैं, तो क्या इसका कोरिलेशन है प्रीमेच्योर? बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे बड़ा मिथ है कि आप मैस्टरबेशन करोगे और मैस्टरबेशन से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होगा, ऐसा कभी नहीं। ये बहुत बड़ा मिथ है। जैसे फीमेल में है कि सेक्स की वजह से वजाइना लूज, कभी नहीं होता, ये भी मिथ बना पड़ा हुआ है। तो वैसे ही यंग बच्चे जो होते हैं, यंग मेल या एल्डरली मेल, तो मैस्टरबेशन नेवर अफेक्ट्स योर इजैकुलेटरी टाइम और इजैकुलेशन। तो मास्टरबेशन से कुछ इफेक्ट पड़ता है मेंस के सेक्सुअल हेल्थ को? कुछ नहीं। मैस्टरबेशन इज हेल्दी, इट्स गुड, नो प्रॉब्लम। मींस नहीं आप पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स कर रहे हो, आप हैंड मैस्टरबेट कर रहे हो, ओरल मैस्टरबेशन है, ओरल सेक्स, तो इसमें गलत कुछ नहीं है। और इट नेवर गोना अफेक्ट योर सेक्सुअल स्ट्रेंथ और सेक्सुअल पावर। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि हैंड मैस्टरबेशन से आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है, बिल्कुल भी। तो इसका कुछ ऐसा साइंटिफिक है कि वीकली 1-2 बार करना या तो फिर पर डे का ऐसे करना? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप दिन में 4 बार करो, इससे कोई इफेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई नहीं फर्क पड़ना, है ना। आज मैक्सिमम व्हाट यू कैन एक्सपीरियंस जनरलाइज्ड वीकनेस, थोड़ा सा लिथार्जिसिटी, ये सब आप एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन परफॉर्मेंस ड्रॉपिंग या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन फ्रीक्वेंट हैंड मैस्टरबेशन से नहीं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे शॉकवेव थेरेपी एक नया ट्रीटमेंट्स आई है, जो भी यूएस, यूके और जो भी फॉरेन कंट्रीज में अभी एक नई तरीके की ये थेरेपीज आई है, ये काफी यूज हो रही है, जो काफी लोग फॉलो कर रहे हैं और इसको यूज करते हैं। तो ये शॉकवेव आप समझाओ, आप अपने प्रैक्टिस में करते हो कि ये शॉकवेव थेरेपी है क्या और ये किसको करवाना चाहिए? देखिए, कौन पेशेंट शॉकवेव थेरेपी लेना चाहिए और इसका क्या इफेक्ट है? देखिए, पहले तो जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है ना, इसी में ये शॉकवेव थेरेपी की जाती है, ठीक है। लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की सीवियरिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट्स बताई गई है, यानी माइल्ड ईडी, माइल्ड टू मॉडरेट ईडी, मॉडरेट, फिर मॉडरेट ईडी, फिर मॉडरेट टू सीवियर और फिर सीवियर ईडी, ठीक है। इसके हिसाब से 3 लाइन ऑफ मैनेजमेंट बताया गया है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट जो दैट इंक्लूड्स लाइफस्टाइल करेक्शन, ठीक है। आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसको करेक्ट करो, एक्टिव लाइफस्टाइल करो, एक्सरसाइजेस करो, ठीक है। देन सेकंड वन इज न्यूट्रिशनल रिप्लेसमेंट, अच्छा फूड खाओ, अच्छे हैबिट्स, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग स्पेसिफिकली,
है ना, लाइफस्टाइल अरे बहुत ज्यादा। अब तो यंग जेंजीज जो है वेरी कॉमन, वेपिंग इज वेरी कॉमन इन द यंगस्टर्स, so that significantly affect your performance। थर्ड है PD5 इनहिबिटर्स, आप यूज कर सकते हो। फोर्थ है लो इंटेंसिटी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव थेरेपी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और फिफ्थ है इंट्रायूरेथ्रल अल्प्रोस्टैटिन। तो ये आते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के। सेकंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट जो है दैट इज इंट्राकैवर्नोजल इंजेक्शन, यानी इंट्राकैवर्नोजल या पीआरपी जो पी शॉट बोलते हैं, प्रायः शॉट पीआरपी या इंट्राकैवर्नोजल अल्प्रोस्टैटिन के इंजेक्शंस आते हैं। और इनमें से किसी के भी रिजल्ट नहीं आते या सीवियर एडी है तो थर्ड लाइन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज पेनाइल इम्प्लांट। तो ये पेनाइल इम्प्लांट की स्टेज को रोकने के लिए या फिर वहां तक ना जाए पेशेंट सीवियर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में लैंड अप ना हो, तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये रहता है कि आप आपका लाइफस्टाइल करेक्ट कीजिए, एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ चाहिए, हैबिट्स को कंट्रोल कीजिए या बंद कर दीजिए। शॉकवेव थेरेपी उसमें का सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव ऑप्शन है। लो इंटेंसिटी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव थेरेपी ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जिससे हम पेनाइल मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, साथ में नया वैस्कुलर सप्लाई डेवलप होता है, नई कैपिलरीज फॉर्म होती है, ब्लड सप्लाई इंप्रूव होता है, और साथ में हम जब पी शॉट करते हैं यानी पीआरपी, पेशेंट का ही ब्लड लेके उनके ब्लड में पीआरपी नाम का कंपोनेंट होता है, वो जब हम वहां पे इंजेक्ट करते हैं तो वहां पीआरपी के ग्रोथ फैक्टर्स वहां पे कोलेजन रिमॉडलिंग करते हैं, जिसकी वजह से पेनाइल मसल्स में स्ट्रेंथ क्रिएट होती है। तो आइडियली जो है लो इंटेंसिटी शॉकवेव थेरेपी ये करना चाहिए वैस्कुलोजेनिक ईडी, यानी वैस्कुलोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिस भी पेशेंट की लिंग की मांसपेशियों को खून का सप्लाई पूरी मात्रा में नहीं हो रहा है, उनमें शॉकवेव थेरेपी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अदरवाइज भी रेस्ट ऑफ द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी आप इसको कर सकते हैं, जिससे नर्व रिमॉड्यूलेशन होता है और उससे भी पेशेंट को काफी राहत मिलती है। बट यस, इट इज वेरी सेफ ऑप्शन compared to your PD5 inhibitors and rest of the। ओके, तो जैसे आपने अभी पिनाइल मसल्स के बारे में बताया, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल से बताइए पिनाइल मसल्स होते क्या हैं और ये कैसे हेल्प करता है थेरेपी उसको एनहांस करने में या उसको स्ट्रेंथन करने में। देखो परफॉर्मेंस है ना, यानी इरेक्शन आना इज नॉट ओनली अ वर्क ऑफ पिनाइल मसल्स, यानी कैवर्नोजल मसल्स जो है सिर्फ उनका काम नहीं है, इसमें कंप्लीट पेल्विक फ्लोर, जो हमारा पेल्विक फ्लोर होता है वो कंप्लीट पेल्विक फ्लोर इन्वॉल्व होता है। और सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, स्पेसिफिकली ओबेसिटी की वजह से आपका पेल्विक फ्लोर मसल काफी वीक हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है आपकी प्रॉपर इरेक्शन ना आने में, या फिर इरेक्शन आए भी तो वो सस्टेन ना रहने में बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो ये शॉकवेव थेरेपी समान ट्रीटमेंट इस मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करती है, स्पेसिफिकली पेनाइल मसल्स को, पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए आप कीगल्स एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर उससे भी एडवांस ट्रीटमेंट्स आई है लाइक हाइफिन चेयर एंड ऑल, तो वो उसके सेक्शन से भी आप कंप्लीट पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हो। तो ये शॉकवेव थेरेपी जो आपने बता रहे हो, तो ये कब तक लास्ट करता है, इसको कब तक लेना होता है? जैसे कोई पेशेंट आया, उसने एक बार करा लिया, तो उसको कब तक इसका इफेक्ट रहता है? देखिए इफेक्ट मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पीछे सबसे बड़ा कारण आज की तारीख में जो है वो लाइफस्टाइल है। मैंडेटरी हम जो एडवाइस करते हैं वो 6 सेशंस है, जो 15 डेज के इंटरवल में करना होता है। अब चलो मैंने 6 सेशंस में पेशेंट में रिजल्ट ला भी लिए, और पेशेंट रिजल्ट आने के बाद फिर से शराब, सिगरेट्स, वही सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिर से वेट पुट ऑन, ये सब करते रहे, तो रिजल्ट सस्टेनेबल नहीं रहे। तो रिजल्ट्स को अगर सस्टेनेबल रखना है तो आपको इन चीजों पे भी काम करना पड़ेगा। हम एडवाइस करते हैं कि थेराप्यूटिक आपके 6 सेशंस जो होते हैं वो होने के बाद भी आप 6 से 8 महीने में एक सेशन मेंटेनेंस का ले लीजिए, तो आपके रिजल्ट्स मेंटेन रहते रहेंगे, है ना। बट वही है कि अगर पेशेंट ने लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज किया तो रिजल्ट्स भी सस्टेनेबल नहीं रहेंगे। तो अमूमन हमारे इंडिया में कितने कॉस्ट में ये होता है, अगर किसी को कराना रहे तो क्या कॉस्ट जनरली रेंज में? ये जियोग्राफिक एरियाज के हिसाब से कॉस्ट बदलता है। इट कॉस्ट यू अराउंड 5000 to 15000 रुपीस पर सेशन,
depending on the city. Yeah, depending on the city, depending on the severity of the disease. Okay. तो शॉकवेव थेरेपी ज्यादा बेटर चीज है या पी शॉट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शॉकवेव थेरेपी एंड पी शॉट्स? शॉकवेव थेरेपी इज अ मैकेनिकल जॉब. ओके. पी शॉट जो है, पी शॉट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ इनटू द रीजनरेटिव मेडिसिन. वो ग्रोथ फैक्टर्स आपको कोलेजन बनाने में हेल्प करेंगे. लेकिन ऐसा होता है ना, हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाते हुए सब्जी रोटी खाए तो लगता नहीं है कि को तसल्ली नहीं मिलती है कि भैया पूरा खाना हो गया, दाल चावल चाहिए, तो पूरा खाना खाता है, दाल चावल सब्जी रोटी. तो ये दोनों ट्रीटमेंट एक दूसरे के बगैर अधूरी है. शॉकवेव थेरेपी neither gonna helps your patient in a 100% way. You need to combine it with the P shot. और सिंपल P shot से मुझे नहीं लगता है कि वो रिजल्ट्स आप अचीव कर पाएंगे जो पेशेंट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है. तो मतलब आपको शॉकवेव थेरेपी भी लेनी रहेगी और पी शॉट भी लेना होगा, उसके बाद आपका ईडी ठीक हो जाएगा. यस. तो इसमें अगर हम ये करना चाहें कि जैसे शॉकवेव थेरेपी के लिए कोई ऐसी अच्छी मशीन्स या कुछ उस तरीके की मार्केट में है जो अच्छा करते हैं, क्योंकि पेशेंट जानना चाहता है कि किस क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट्स क्या है. देखिए, ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है शॉकवेव थेरेपी की ग्लोबली. ठीक है, अभी इन पे रिसर्चेस भी काफी चल रहे हैं और शायद इनके यूएसएफडी अप्रूवल्स भी अभी आने शुरू हो गए हैं. मैं जो सालों से यूज कर रहा हूँ वो एक टाइजन कंपनी है. टाइजन कंपनी का जो लो इंटेंसिटी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव थेरेपी, जो फोकस शॉकवेव थेरेपी मशीन है, मैं वो यूज करता हूँ, जिससे काफी हद तक मेरे पेशेंट्स में रिजल्ट्स पॉजिटिव साइड्स पे है. तो इसका क्या सक्सेस रेट है? अगर आप स्केल करना चाहे, जैसे आपने अभी 10 पेशेंट या 20 पेशेंटों को आपने थेरेपी वो प्रोवाइड करी, तो क्या रेट ऑफ सक्सेस रेट क्या है? 70 to 80% सक्सेस. यस, 100%. 70 to 80% सक्सेस रेट है. तो जनरली अभी हमने बात कर ली थेरेपीज को लेके, पी शॉट्स को लेके. एक स्टडी में और आया था कि वैक्यूम पंप भी कुछ काम करता है. हाँ. तो उस पे थोड़ा सा आप डिटेल में इसमें बताइए कि ये वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस होती क्या है. हाँ. और ये काम कैसे करती हैं ईडी को ट्रीट करने के लिए. सबसे पहले तो वैक्यूम पंप है ना, अभी बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गया. ओके. पहले किया करते थे, काम करता है बट दैट इज अ मैकेनिकल जॉब. बात समझ रहे हैं? एक पाइप होता है जिसको आपको आपके पेनाइल ऑर्गन के ऊपर ग्लाइड करना होता है. ओके. उससे एक निगेटिव सक्शन निगेटिव प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है अंदर. ठीक है, तो पॉजिटिव प्रेशर जब क्रिएट होता है तो वहां पे वैसोडाइलेटेशन होता है, यानी वो प्रेशर की वजह से ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है. जैसे कहते हैं ना, हम यहाँ पे सुई लगाते हैं इसके लिए, सलाइनिंग के लिए, तो यहाँ पे हम पकड़ के रखते हैं या फिर कुछ टूर्निकेट बांधते हैं, तो जिसकी वजह से ये वेन डायलेट हो जाती है और यहाँ पे हम इजीली वो निडल पेनिट्रेट कर देते हैं. वैसे ही वो पॉजिटिव प्रेशर की वजह से वैसोडाइलेटेशन होता है, जिसकी वजह से इरेक्शन आता है. फिर आप वो पंप को निकाल लेते हो और पंप के एक एंड में एक रिंग लगी होती है, वो रिंग वहां पे टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से वो इरेक्शन सस्टेन रहते हैं आपके कंप्लीट इंटीमेसी तक. लेकिन रिस्की है. इसमें बहुत बार देखा गया है कि अगर वो रिंग बहुत देर तक लगी रही तो वैस्कुलरिटी जो होती है पेनाइल मसल्स की, वो कॉम्प्रोमाइज होती है, टर्मिनल इस्कीमिया होता है, सामने का पार्ट स्किन का काला पड़ सकता है, गैंग्रीन हो सकता है. तो इसके लिए इसको प्रैक्टिस करना जरा अभी बहुत सारे डॉक्टर्स ने कम कर दिया. ऐसा कुछ स्टडी में आया कि जो पेशेंट्स हैं उनके जब अगर एक बार उन्होंने यूज किया है तो पूरा ब्लू कलर का हो जाता है. दैट इज व्हाट कॉल साइनोसिस और गैंग्रीन और नेक्रोसिस. यानी वहां का वेनस ड्रेन जो है, यानी पेनिस के तरफ से खून जो इम्प्योर्ड ब्लड है उसको लाने वाली जो वेसल्स होती है, वेन्स जो होती है, उनका वेनस ड्रेनेज बंद हो जाता है वो रिंग की वजह से, प्रेशर की वजह से. तो जिसके वजह से वहां पे साइनोसिस हो सकता है, साइनोसिस डेवलप हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है. ये सब साइनोसिस, ये सब सीवियर बीमारी? हाँ, बिल्कुल सीवियर है. अगर वहाँ पे गैंग्रीन हो गया तो आपको पेनाइल एम्पुटेशन भी करना पड़ सकता है, पेनेक्टोमी भी करना पड़ सकता है, सर्जरी करके. सो इसके क्या क्या रिस्क है वैक्यूम पंप्स, अगर आप एडवाइस करना चाहो या आपका क्या ओपिनियन है? मैं तो पर्सनली वैक्यूम पंप डिवाइसेस एडवाइस नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बार शॉकवेव थेरेपी, पी शॉट
न्यूट्रास्यूटिकल्स फॉर्मुलेशन, अंडरलाइंग कॉजेस जो हो गए वो, और हाई फेम सेशंस, इनसे मेरे पेशेंट्स में काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैंने वैक्यूम पंप यूज करना काफी सालों से बंद कर दिया है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस को मैं इनवाइट नहीं करना चाहता मेरे पेशेंट। सो जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड, और काफी ये कमेंट्स सेक्शंस में भी आते हैं, और इंटरनेट में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इंटीमेसी में जो पिनाइल साइज का है, तो क्या ये मैटर करता है? अरे बहुत क्या मिथ है ये? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि साइज मैटर्स और नॉट। मेरे सोशल मीडिया पे काफी डीएम आते हैं, ये कॉमन क्वेश्चंस है। हाँ, काफी डीएम आते हैं कि सर आपके यहाँ पिनाइल साइज इंक्रीज का ट्रीटमेंट होता है क्या, इतना साइज बढ़ा सकते हैं क्या, उतना साइज बढ़ा सकते हैं क्या, इतना गर्थ बढ़ा सकते हैं, इतना चौड़ा कर सकते हैं क्या। ठीक, सिंपल बात, आपको यहाँ से पुणे जाना है, ठीक है, तो आपको तो आपकी मारुति 800 भी ले जाएगी और मर्सिडीज भी ले जाएगी, दोनों भी गाड़ियां चली जाएगी, ले जाएगी आपको। लेकिन बात मजा किस में आएगा? मर्सिडीज में है, ठीक है। तो इंटीमेसी जो है वो प्लेजर वाली बात, उसका साइज वाइज से कोई लेना देना नहीं। 13 इंच का साइज करो, अरे 13 इंच का साइज करके डालोगे किधर? बात समझ रहे? 13 इंच का लेंथ बढ़ा के आप डालोगे किधर? इतना तो लेंथ ही नहीं होता है वजाइना का, ठीक है। तो इंटीमेसी एक प्लेजर है, उसको प्लेजर की तरह ट्रीट करना चाहिए, फोर प्ले पे कंसंट्रेट करना चाहिए, प्रॉपर पेनिट्रेशन पे कंसंट्रेट करना चाहिए, ना कि साइजेस पे। साइज वाइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इंडिया में ही है कि इंडियन लोग ही ऑब्सेस्ड होते हैं कि यार मेरा साइज चाहिए? क्योंकि आप भी कंसल्टेशंस में देखते होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर मेरा पेनिस का साइज बहुत छोटा है, क्या ये एनहांस हो सकता है? ऑब्सेशन ये क्यों होता है इंडियन? नहीं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ एजुकेशन, बिकॉज कॉर्निज्म जब देखते हैं, अब अगर आप अफ्रीकन्स की बात करें या वेस्ट इंडीज इंडियंस की बात करें, तो उनमें पेनाइल लेंथ नेचुरली थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू और एशियंस। वी आर ड्वार्फ इन हाइट। भगवान ने ना अकॉर्डिंग टू अवर बॉडी प्रोपोजिशन सारे ऑर्गन्स के प्रोपोजिशंस वैसे डिजाइन किए हैं, है ना। अगर 6 फीट वाला बंदा होगा तो डेफिनेटली उसका पेनाइल साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। आप उसको, आप ड्वार्फ हो, आप हाइट कम है, तो आपका पेनाइल साइज नेचुरली ही थोड़ा कम रहेगा एज कंपेयर टू देम। बट यू कांट कंपेयर, आपने कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपने इंटीमेसी के प्लेजर पे फोकस करना चाहिए, इंटीमेसी के टेक्निक्स पे फोकस करना चाहिए, डिफरेंट पोजीशंस पे फोकस करना चाहिए, ना कि साइज पे। ओके, यस। तो जनरली अगर हम पूछना चाहें कि आप बता सकते हो कोई क्या स्टैंडर्ड साइज है, मतलब क्या होने चाहिए? कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं, कोई डेफिनेशंस नहीं, कोई मेजरमेंट नहीं है। पेशेंट टू पेशेंट ये वैरी करता है। हाँ, अगर किसी को सही में चाहिए कि ये साइज बढ़ाने वाली प्रोसीजर्स, तो प्रोसीजर्स है, जैसे पेनाइल फिलर्स होते हैं, पेनाइल फिलर्स डाल के हम उसका गर्थ इंप्रूव कर सकते हैं, थोड़ा लेंथ इंप्रूव कर सकते हैं, या पेनाइल इम्प्लांट्स है, हम पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी करके लेंथ इंप्रूव कर सकते हैं। बट वही है कि दोज हु आर रियली नीडफुल, जिनको सही में पेनाइल साइज होता है, उन्हीं में हम ये एडवाइस कर सकते हैं। अदरवाइज इतना ज्यादा साइज पे आपने फोकस नहीं करना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ठीक। और बाकी एक दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड काफी रहता है कि लोगों को ये मिथ है या फैक्ट है कि टाइमिंग को लेके बहुत इशू है कि सर मेरा टाइम कम है और हम इसको कैसे एनहांस कर सकते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है कि टाइमिंग मैटर करता है कि नहीं करता? नहीं, 100% करता है, क्योंकि मैंने बोला कि नॉर्मल इजैकुलेटरी टाइम जो है इंडियन मेन में, दैट इज 1 to 3 मिनट। ठीक है, 1 to 3 मिनट के इजैकुलेशन के बाद भी आपके इरेक्शन सस्टेनेबल रहने चाहिए कि आप और अटेम्प्ट्स कर सको। ठीक है, वो नहीं आ रहे हैं तो माइट बी यू आर सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइमिंग से ज्यादा आपका इंटीमेसी का प्लेजर कैसा है, आप सेटिस्फाइड कैसे हो, आप सेटिस्फाइड हो, आपके पार्टनर सेटिस्फाइड है, ठीक है। 10 मिनट का इंटरकोर्स, 15 मिनट का इंटरकोर्स इज सो गुड। जरूरी नहीं है कि 3 घंटा आपने इंटीमेसी ही करना है, है ना। इट्स ऑल अप टू योर सेटिस्फैक्शन लेवल। इसको टाइम के साथ कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। हाँ, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है परफॉर्मेंस, टाइमिंग कम हो रहा है, यू कैन
थिंक अबाउट द कॉजेज, आप बोला मैंने लाइफस्टाइल चेंज करो, न्यूट्रास्यूटिकल्स लो, अपने विटामिन्स रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, प्रोटीन इंटेक को ऑप्टिमाइज करो, आपका परफॉर्मेंस लेवल, कीगल एक्सरसाइजेस करो, आपका परफॉर्मेंस लेवल अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। तो इसमें मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, यू कैन एंजॉय योर इंटीमेसी। सैटिस्फैक्शन इज इंपॉर्टेंट, ओके, है ना। आप 10 मिनट के बाद आप इजैकुलेट कर रहे हो लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, तो क्या मतलब? ओके, ये या आधा घंटा परफॉर्म करने के बाद आप, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, फीमेल पेशेंट, ओके, my husband came late night at home, he's having XYZ job, he came in drunken state, और drunken state में आने के बाद बस वो पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स करता है और सो जाता है। तो इसमें उसको जो प्लेजर मिल रहा है वो तो मिल गया मेल पेशेंट को, मेल पार्टनर, बट व्हाट अबाउट फीमेल पार्टनर? उसको तो वो प्लेजर मिला ही नहीं, क्योंकि देयर वाज नो कम्युनिकेशन, देयर वाज नो फोरप्लेज। तो ये पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स का कोई सेंस नहीं बनता जब तक कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपकी पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है। आप इन सब चीजों के पीछे आपको लगना ही नहीं चाहिए कि मेरा टाइमिंग कम है या मेरा साइज कम है या कुछ। ये टोटली एक मिथ है, उसको अवॉइड करना चाहिए। यस 100%।